गुड मॉर्निंग बच्चों, मेरा नाम निशा है। मैं इंडियन रेवोल्यूशन स्कूल में हिंदी टीचर हूँ और क्लास 8 का आज लेसन थर्ड। अब क्लास थर्ड का पहला लेसन जो हमारा है बच्चों, उसका नाम है बस की यात्रा। अब बस की यात्रा से पहले मैं आपसे कुछ क्वेश्चन पूछती हूँ, देखें तो बच्चों क्या बताते हो। अब जैसे बस की यात्रा तो नॉर्मली हम सभी लोग करते हैं, बट यहाँ पर जैसे हम जब बस में बैठते हैं तो कभी कभी जब हम स्टॉप पे खड़े होते हैं तो बस कई तरह की बसें आती हैं। एक कुछ नई होती है, एक थोड़ी खटारा टाइप में होती है। तो हम सामने वाले से क्या एक्सप्लेन करते हैं, जैसे हम मम्मी या पापा को क्या बोलते हैं, पापा वो नई वाली बस में चलते हैं, वो ज़्यादा अच्छी है। और कुछ कहते हैं नहीं बाप, तो पापा लोग क्या बोलते हैं, नहीं बेटा ये सेफ्टी है, हमने इसमें जाना चाहिए। होता है ना ये। हाँ, कई बार होता है जब हम छुट्टियों में गाँव जाते हैं या कहीं भी जाते हैं तो ये चीज़ें ज़रूर होती हैं। तो आज कुछ उसी से मिलता जुलता हुआ हमारा जो अध्याय है बस की यात्रा। इस बस की यात्रा में बच्चों लेखक ने एक निर्जीव वस्तु को जीव का रूप देकर और उसके बारे में उसकी व्यथा को बताया गया है, जिसमें ये दर्शाया जा रहा है कि जैसे एक वृद्ध महिला पुरुष होता है या एक वृद्ध आदमी जो होता है, उसकी करुण कथा क्या होती है। ठीक उसी प्रकार उन्होंने बस को एक निर्जीव वस्तु दे दी है और निर्जीव वस्तु के साथ उसकी दुख को वो शब्दों में यहाँ पर ढालकर हमारे सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। बट बच्चों याद रखिएगा, इसमें थोड़ा हास्य भी है, थोड़ा व्यंग्य भी है और थोड़ा कटाक्ष भी है। ये सभी बातों को यहाँ पर दर्शाया जा रहा है। तो अब हम इस लुभावने और हंसमुख लेसन को या अध्याय को पढ़ेंगे। इस दौरान हम इसकी कई करुण कथाओं को सुनेंगे और उसके बाद और भी नई चीज़ें जानेंगे कि अगर हम किसी निर्जीव वस्तु में जीव डालते हैं और उसकी परिकल्पना अगर हम की जाए, जैसे हम कभी कभी सोचते हैं ना, काश मैं चिड़िया होता। जैसे अभी इस वक्त लॉकडाउन है, सब बच्चे घर में हैं, खाली हमें अच्छी दिखती क्या है, वो चिड़िया तो होती हैं जो उड़ती हैं, हर जगह जा सकती हैं, उन्हें कोई पूछने वाला है नहीं ना। ठीक इसी तरह अब यहाँ पर लेखक भी एक वृद्ध अवस्था के व्यक्ति को, जिससे कि अब काम करना नहीं चाहिए, फिर भी अगर वो काम करे उसकी क्या दशा होती है, उसे क्या तकलीफ होती है, किस प्रकार से उसके जीवन के जो उसने काम किया है और उसके अनुभव को और उसके अब इस समय जो वो कर रहा है उसे भी, हर एक चीज़ को बहुत खूबसूरती से ढाला है बच्चों। तो आज का जो हमारा लेसन है वो इस प्रकार से, तो आओ हम अभी देखते हैं। तो ये रहा हमारा आज का लेसन बच्चों। बंद करो। तो बच्चों ये है हमारा लेसन अध्याय 3 बस की यात्रा। अब बस की यात्रा में आप यहाँ देखिए, हम 5 मित्रों ने तय किया कि शाम 4 बजे की बस से चलें। पन्ना के इसी कंपनी की बस सतना के लिए घंटे भर बाद मिलती है, जो जबलपुर की ट्रेन मिला देती है। सुबह घर पहुंच जाएंगे। हम में से 2 को सुबह काम पर हाजिर होना था, इसलिए वापसी का यही रास्ता अपनाना ज़रूरी था। लोगों ने सलाह दी कि समझदार आदमी इस शाम वाली बस में सफ़र नहीं करते। क्या रास्ते में डाकू मिलते हैं? नहीं, बस डाकिन है। अर्थात देखिए बच्चों, आपको दोबारा दिख रहा हो, हाँ दिखाई दिया बच्चों, ठीक है। तो हम इसका अर्थ समझते हैं। जैसे यहाँ पे 5 दोस्त लोग हैं, यानी दोस्त हैं, और वो सब मिलके तय करते हैं कि आज शाम की 4 बजे वाली बस से वो पन्ना के लिए निकलेंगे। पन्ना के लिए इसलिए निकला था कि इसी कंपनी की जो एक बस है वो सतना के लिए घंटे भर बाद मिलती है, जो जबलपुर की जो ट्रेन जाती है उसको सही समय से हमें मिलवा देगी। तो सुबह हम लोग घर पहुंच जाएंगे। अब इसमें से हम में से, यानी कि उन 5 दोस्तों में से 2 को सुबह ही काम पर हाजिर होना था,
इसलिए वापसी का उन्होंने यही रास्ता ज़रूरी समझा था। उन्होंने सोचा इसी रास्ते से हम कर लेते और इसी को अपनाने की बात वो कर रहे थे। लेकिन जो लोग थे वहाँ आसपास में बस स्टॉप पे जो लोग थे उन्होंने कहा कि अगर तुम समझदार आदमी हो तो तुम इस बस में सफ़र नहीं कर सकते, क्योंकि ये बस का सफ़र शाम वाली बस का सफ़र करना सही नहीं है। तो इसमें से एक दोस्त ने मेरे पूछा, क्या रास्ते में डाकू मिलते हैं? तो वो कहता है कि नहीं, बस ही डाकिन है। यानी जिस यात्री से वो जो बस स्टॉप पे खड़े होते हैं उसमें से जब दोस्त पूछता है तो वो यात्री कहता है कि नहीं, ये बस ही डाकिन है। डाकिन का मतलब बच्चों होता है चुड़ैल, डायन। यहाँ देखिए मैंने मेंशन भी किया हुआ है। तो वो ये पूरे वृत्तांत में ये लेखक कहना चाह रहा है कि इन्हें जबलपुर जाना है और जबलपुर जाने के लिए रात की इस बस, शाम की जो ये बस जाती है, इसी को वो पांचों दोस्त ने तय किया था कि वो इसी से वो जबलपुर स्टेशन तक चले जाएंगे। वहाँ से उन्हें ट्रेन मिल जाएगी और सुबह वो क्या करेंगे, घर पहुँच जाएंगे। अब इसमें से जो दो थे उनको तो सुबह ऑफिस जाना था, यानी अपने काम के लिए पहुँचना था, तो इसलिए वापसी का उन्होंने यही रास्ता ज़रूरी समझा। लेकिन जो आसपास के लोग थे उन्होंने उसे समझाया कि ये शाम वाली बस से सफ़र करना सही नहीं है। तो उसमें से एक दोस्त ने पूछ बैठा था कि क्या रास्ते में डाकू मिलते हैं? तो जिसको दोस्त ने कहा है, उस यात्री ने कहा है कि नहीं, ये बस ही डायन है, यानी कि बस ही क्या है, चुड़ैल है। बस को देखा तो श्रद्धा उमड़ पड़ी। अर्थात जब यात्रियों ने, वो पांचों यात्रियों ने जब बस को देखा तो श्रद्धा का अर्थ होता है कि आस्था, यानी एक भावनात्मक क्रिया, मतलब एक दया की दृष्टि देखकर वो दया की दृष्टि यहाँ पर उनसे उमड़ पड़ती है। खूब वयोवृद्ध थी, अर्थात वो बहुत बुजुर्ग थी, यानी कि बहुत खड़ा, मतलब बहुत बुरी अवस्था में बस थी वो। एकदम कई जगह पे निशान थे। जैसे हम नई और पुरानी बसों को देख के तुरंत अनुमान लगा लेते हैं ना कि कौन सी अच्छी और कौन सी नहीं, जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था बच्चों। ठीक उसी प्रकार से इस बस की अवस्था देखकर मैंने, जैसा कि आपको कहा था कि यहाँ लेखक ने निर्जीव वस्तु को सजीव रूप दिया है, इस बात का याद रखिएगा, क्योंकि उसी के हिसाब से हम आगे के अर्थ को जानेंगे बच्चों। ठीक है, तो बच्चों यहाँ देखिए, सदियों के अनुभव के निशान लिए हुए थी। लोग इसलिए इससे सफ़र करना नहीं चाहते कि वृद्धावस्था में इसे कष्ट होगा। यह बस पूजा के योग्य थी, उस पर सवार कैसे हुआ जा सकता है। जैसा कि मैंने बच्चों आपको कहा था कि जिस प्रकार से एक निर्जीव वस्तु में अगर हम जीव डालते हैं तो हम कल्पना हमारी कहाँ से कहाँ तक जा सकती है। ठीक उसी प्रकार हमारे जो लेखक हैं हरिशंकर परसाई जी ने इस पूरी वृत्तांत को, यानी बस की यात्रा को, एक निर्जीव वस्तु की जीव की अवस्था, वो उसमें कटाक्ष भी है, व्यंग्य भी, जैसा कि मैंने बताया था। अब जैसे यहाँ पर उसमें जीव का रूप देखा जा रहा है। जैसे देखिए इसमें दर्शाया था कि सदियों के अनुभव के निशान लिए हुए थी, अर्थात जब बस की जर्जर अवस्था है जिसे देखकर ही हम जान सकते हैं कि उसकी, मतलब उसने अपने पूरे जीवन काल में जितनी वो चली है, जब से भी चली है वो, तब से लेकर अब तक के उसके कई निशान, जैसे कहीं कांच टूटे हुए हैं। बस की दशा अगर अभी भी हम इस पुस्तिका में देखें तो उसमें आप देख सकते हो कि बस की अवस्था कैसी है, जर्जर है, पुरानी हो गई है, कई जगह पे उस पर देखो रगड़ आई हुई है। तो इस प्रकार से जहाँ पे हम हाथ रख के बैठते हैं वो भी देखिए, वो शीशा भी टूटा हुआ है। तो इस प्रकार से वो अपने निशान लिए हुए थी। इस चीज़ को वो दर्शा रहे हैं लेखक हरिशंकर परसाई जी। लोग इसलिए इससे सफ़र करना नहीं चाहते कि वृद्धावस्था में से कष्ट होगा। अर्थात यहाँ पर लेखक ये दर्शा रहा है कि लोग इसीलिए इससे सफ़र नहीं करते कि अब ये वृद्धावस्था यानी बूढ़ी अवस्था, एक समय में जब आदमी बहुत बुजुर्ग हो जाता है तो उस अवस्था में उसे कष्ट होगा। यानी हम अगर उसमें यात्रा करते हैं या हम सफ़र करेंगे तो उस बस को क्या होगा, तकलीफ़ होगी, दर्द होगा। तो ये चीज़ यहाँ दर्शाई जा रही है। यह बस पूजा के योग्य थी, अर्थात इसकी खाली हम पूजा या आराधना कर सकते हैं। उस पर सवार कैसे हुआ जा सकता है,
अर्थात इस पे हम कैसे सवार हो जाएं। ये तो बहुत वृद्ध है और इसे तकलीफ होगी, ये तो हमें से पूजा करने योग्य है, तो उस पर हम सवार कैसे हो सकते हैं। अब बच्चों पृष्ठ को अपने पलट लीजिए। अब यहाँ पे देखिए, बस कंपनी के एक हिस्सेदार भी उसी बस में जा रहे थे। हमने उनसे पूछा, यह बस चलती भी है? वह बोले, चलती क्यों नहीं है जी, अभी चलेगी। हमने कहा, वही तो हम देखना चाहते हैं, अपने आप चलती है या अपने आप चलती है यह? हाँ जी, और कैसे चलेगी? अर्थात जब उस बस कंपनी के एक हिस्सेदार भी थे, मतलब उस बस कंपनी के ही एक और जो वाहन चालक थे या जो उसमें काम कर चुके थे, वो भी वहाँ मौजूद थे। वो भी उसी बस में यात्रा कर रहे थे। तो हमने उनसे पूछा कि यहाँ पर बच्चों कटाक्ष किया जा रहा है कि यह बस चलती भी है? तो वे तुरंत बोले, चलती क्यों नहीं है जी, अभी चलेगी। तो हमने कहा, वही तो हम देखना चाहते हैं, अपने आप चलती है या? मतलब दोस्त लोग क्या कह रहे हैं, आपस में टीका टिप्पणी करते हुए उनसे पूछ रहे हैं कि हम भी देखना चाहते हैं कि अभी चलेगी या बस यूं ही कह रहे हैं। हाँ जी, और कैसे चलेगी? तो हिस्सेदार ने कहा कि हाँ हाँ, और कैसे चलेगी, अभी चलेगी। गजब हो गया, ऐसी बस अपने आप चलती है। हम आगा पीछा करने लगे। डॉक्टर मित्र ने कहा, डरो मत, चलो, बस अनुभवी है, नई नवेली बसों से ज़्यादा विश्वसनीय है, हमें बेटों की तरह प्यार से गोद में लेकर चलेगी। अर्थात जो दोस्त थे, उन दोस्तों ने ये यहाँ तक कि कह डाला कि गजब हो गया, ऐसी बस अपने आप चलती है। मतलब उन्हें इस बात का अचंभा था, आश्चर्य था कि ऐसी बस इस हालत में भी चल सकती है। हम आगा पीछा करने लगे, हम आपस में बातचीत करने लगे, ये कैसे होगा, कैसे जाएंगे, क्या, मतलब कई सारी बातें हमारी आपस में होने लगी। तभी हमारे जो डॉक्टर मित्र थे, डॉक्टर मित्र यानी बच्चों वही हैं जो बस के अनुभवी लोग हैं, या जो हमारे डॉक्टर मित्र थे, उन्होंने कहा कि डरो मत, चलो, बस अनुभव है, यानी इसे कई समय का यानी बहुत समय का अनुभव प्राप्त है, नई नवेली बसों से ज़्यादा विश्वसनीय है। अर्थात यहाँ पर नई नवेली जैसे दुल्हन को कहा जाता है बच्चों, जैसे यहाँ मानवीकरण किया गया है कि नई नवेली दुल्हन को जैसे हम ज़्यादा भरोसा नहीं करते कि वो इतना काम कर पाएगी कि नहीं कर पाएगी, ठीक उसी प्रकार यहाँ पर नई नवेली बसों से उसको जोड़ा जा रहा है कि नई नवेली बसों से भी ज़्यादा ये विश्वसनीय है, यानी हम इस पर भरोसा कर सकते हैं, हमें बेटों की तरह प्यार से गोद में लेकर जाएगी। अर्थात ये एक माँ की तरह अपने बच्चे को जैसे गोद में लेकर जाती है, ठीक उसी तरह ये भी हमें अपना बेटा समझकर और बड़े प्यार से अपने गोद में लेकर चलेगी। हम बैठ गए। जो छोड़ने आए थे वे इस तरह देख रहे थे जैसे अंतिम विदाई दे रहे हैं। उनकी आंखें कह रही थीं, आना जाना तो लगा रहता है, सो जाएगा राजा रंक फकीर, आदमी को कूच करने के लिए एक निमित्त ही चाहिए या निमित्त चाहिए। अर्थात वो पांचों दोस्त बसों में बैठ गए। अब जो छोड़ने आए थे वे इस तरह से उन्हें देख रहे थे कि जैसे उन्हें अंतिम विदाई देने आए हों। अर्थात बच्चों, जैसे उस बस की जर्जर अवस्था को देखते हुए ये लोग जब उन्हें छोड़ने आए थे तो उन्हें ऐसा लगा कि अब देखो इनका क्या होता है, ये लोग कैसे पहुँचेंगे या क्या, कई सारी बातें। तो उसी को यहाँ पर लेखक ने दर्शाया है कि ये उसे अंतिम विदाई दे रहे हैं। उनकी आंखें कह रही थी कि आना जाना तो लगा रहता है। अर्थात इस जीवन में आना जाना तो सभी का, ये तो चक्र है,
जीवन चक्र है, ये तो चलता ही रहता है। तो इसलिए इसमें आना और जाना ये तो निमित्त है, ये तो चलता ही रहता है, ये जीवन चक्र है। जो आया है सो जाएगा भी, यानी जो आता है उसे जाना भी तो एक दिन पड़ता है। अब वो चाहे राजा हो, गरीब हो या फकीर लोग हों, साधु लोग हों, आदमी को कुछ करने के लिए एक निमित्त ही चाहिए। अर्थात आदमी को आगे बढ़ने के लिए निमित्त का अर्थ ये होता है बच्चों कि निमित्त यानी कि मतलब एक कोई भी बहाना। जैसे अब इन्हें जाना है जबलपुर, तो इनका यही निमित्त बन चुका है कि अब जाने के लिए यही एक बस है, तो हमें इसी में यात्रा करनी है। अब इसे हम निमित्त मान लें या तो ये कह लें कि इनके पास अब और कोई रास्ता नहीं है। अर्थात यहाँ पर लेखक उसी बात को दर्शा रहा है कि जो छोड़ने आए हैं बच्चों, वो इसी प्रकार से उनको देख रहे हैं कि जैसे अब ये जा रहे हैं तो अब ये इनकी आखिरी विदाई है या आखिरी रास्ता है इनका ये। और यहाँ पे ये भी दर्शाया जा रहा है कि जब आदमी को कुछ अगर उसके साथ होना होता है तो उसके लिए कोई ना कोई बहाना बना होता है। अब यहाँ पर उस बहाने का यही मत है कि ये लोग इस बस में यात्रा कर रहे थे। ठीक है बच्चों, इसको ध्यान से आप पढ़ लीजिएगा। अब बच्चों यहाँ देखिए, इंजन सचमुच स्टार्ट हो गया, ऐसा जैसे सारी बस ही इंजन है, और हम इंजन के भीतर बैठे हैं। कांच बहुत कम बचे थे, जो बचे थे उनसे हमें बचना था। हम फौरन खिड़की से दूर सरक गए। इंजन चल रहा था। हमें लग रहा था कि हमारी सीट के नीचे ही इंजन है। अर्थात बच्चों यहाँ पर इंजन सचमुच स्टार्ट हो गया, अर्थात जो बस थी वो स्टार्ट यानी चालू हो गई, शुरू हो गई। अब लेखक क्या कह रहा है, ऐसा जैसे सारी बस ही इंजन और हम इंजन के भीतर बैठे थे। अर्थात जो पूरी बस थी, जैसे जब जो बहुत पुरानी और पुरानी बस हो जाती है तो जब वो चलती है तो पूरी की पूरी बस बच्चों हिलती है। ऐसा अनुभव आपने भी अपनी यात्रा में कभी ज़रूर किया होगा कि जब हम जाते रहते हैं और जो भी बस हमें मिले हम उसमें बैठ जाते हैं, क्योंकि हमारी मंजिल खाली हमारा रास्ता होता है, हम कैसे जा रहे हैं ये हमारे लिए मायने नहीं रखता है। तो इस प्रकार से हमने ये अनुभव देखा होगा कि जब हम बस में बैठते हैं तो पूरी की पूरी बस ही हिल रही थी। तो ठीक आज यहाँ पे भी कुछ ऐसा ही है कि वो पूरी की पूरी बस क्या थी, हिल रही थी, और उसमें कांच बहुत कम बचे थे। यानी अब जैसे कि वो बस काफ़ी पुरानी है तो बसों की खिड़कियाँ क्या थी, वो टूट चुकी थी, और खिड़की कैसी होती है, कांच की होती है। तो जो बचे थे उनसे हमें बचना था। अर्थात यहाँ लेखक क्या कह रहा है कि जो खिड़कियों के कांच बचे भी थे उनसे हमें बचना था। अगर हम खिड़की के पास वाली सीट पर बैठते हैं और उस पर अगर गलती से भी हमारा हाथ गया तो हमें हाथ में चोट लग सकती है ना। तो इसी प्रकार से हम फौरन खिड़की से क्या हुए, दूर सरक गए। अब कोई खिड़की के पास नहीं बैठा था। इंजन चल रहा था, लेकिन ये है कि इंजन स्टार्ट हुआ, यानी कि गाड़ी जो थी, बस जो थी वो चल रही थी। हमें लग रहा था कि हमारी सीट के नीचे ही इंजन है। अर्थात जिस तरीके से वो आवाज़ कर रही थी और जिस तरीके से पूरी बस हिल रही थी, उससे उन यात्रियों को यही लग रहा था कि बस उनकी सीट के ठीक नीचे थी। इससे आशा ये भी होता है बच्चों कि जैसे जब बस बहुत पुरानी होती है तो वो गर्म भी होती है, और जब बस की गर्मी जब निकलती है, जब इंजन गर्म होता है तो खाली वो आगे के स्थान में गर्म होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर हम दर्शा रहे हैं कि बस ऑलरेडी बहुत पुरानी है, और पुरानी होने के साथ साथ गर्मी जब दे रही है तो पूरी बस जब हिलती है, और हिलने के ही आशय से यहाँ स्पष्ट होता है कि यहाँ लेखक को ऐसा लग रहा है उन 5 मित्रों को कि उनके सीट के ठीक नीचे ही वो इंजन लगा हुआ है। अब अगले पृष्ठ पे आइए। बस सचमुच चल पड़ी और हमें लगा कि गांधी जी के असहयोग और सविनय अवज्ञा आंदोलन के वक्त अवश्य जवान रही होगी। अर्थात यहाँ पर बच्चों ध्यान दीजिएगा कि अब वो बस चल पड़ी थी, और चलने के साथ ही हमें ऐसा अनुभव हो रहा था, यानी उन 5 मित्रों को ऐसा अनुभव हो रहा था कि ये गांधी जी के समय जब बिना सहयोग के और नम्रतापूर्वक, बिना अनादर के किसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए जब कोई आंदोलन किया जाता है,
उस समय के वक्त की अवश्य ये बस जवान रही होगी, यानी उस समय में ये बस युवावस्था में रही होगी। उसे ट्रेनिंग मिल चुकी थी, अर्थात वो सारे अनुभव को प्राप्त कर चुकी थी, जिससे उसे किसी चीज़ को सिखाने की या समझाने की ज़रूरत नहीं थी। हर हिस्सा दूसरे से असहयोग कर रहा था, अर्थात यहाँ पे बच्चों को अटैच किया गया है कि बस का जितना भी हिस्सा था वो एक दूसरे को सहयोग नहीं कर रहा था। असहयोग का मतलब ये होता है कि बिना सहयोग के, यानी कोई सीट का गद्दा जो था, जैसे जिस सीट पे बैठा गया था वो सीट सरक सरक के आगे चली जा रही थी और जो पीछे की सीट थी वो पीछे चली जा रही थी। जब बस चल रही थी तो ये सारे चीज़ें क्या थी, उसका साथ नहीं दे रही थी और सब अलग अलग दिशा में जा रही थी। जैसे पूरी बस सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौर से गुजर रही थी। सीट का बॉडी से सहयोग चल रहा था, असहयोग चल रहा था। कभी लगता सीट बॉडी को छोड़कर आगे निकल गई, कभी लगता कि सीट को छोड़कर बॉडी आगे भागी जा रही है। 8-10 मील चलने पर सारे भेदभाव मिट गए। ये समझ में ही नहीं आता था कि सीट पर हम बैठे हैं या सीट हम पर बैठी है। अर्थात बच्चों यहाँ पे व्यंग्य किया गया है। व्यंग्य होता है कि किसी शब्द को हम सीधे ना कहकर उसे घुमावदार लहजे में बोलना, उसी को हम व्यंग्य कहेंगे। अर्थात यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि पूरी बस सविनय अवज्ञा के आंदोलन से गुजर रही थी। अर्थात बच्चों वो बस काफ़ी पुरानी थी। अब बस का कोई भी हिस्सा एक दूसरे को सपोर्ट या फिर सहयोग नहीं कर रहा था। जैसे सीट का बॉडी से असहयोग चल रहा था। जैसे जिस सीट पे हम बैठते हैं, यदा कदा हमने भी बसों में देखा है कि जब हम सीट पे बैठते हैं तो कभी कभी सीट आगे की तरफ सरक जाती है, तो इसका मतलब वो सीट सही नहीं है, तो हम उसको पीछे की तरफ सरका के फिर बैठ जाते हैं। ठीक उसी प्रकार इस बस में भी जिस पर बैठा जाता है, जिस सीट पे हम बैठते हैं, वो पूरी की पूरी आगे सरक जाती, तो कभी सीट बॉडी को छोड़कर आगे निकल जाती, या जैसा कि मैंने भी आपको कहा कि सीट जिस पर हम बैठे हैं वो आगे की तरफ सरक जाए, फिर पीछे खींचो फिर आगे की तरफ सरक जाए। तो इस तरीके से क्या लेखक के कहने का अर्थ यही है कि जिस प्रकार से हम सीटों पे बैठे थे, ना सीट हमारा साथ दे रही थी, ना हम उसका साथ ले पा रहे थे, यानी कोई भी हिस्सा बस का एक दूसरे को सपोर्टिव नहीं कर रहा था। कभी लगता कि सीट को छोड़कर बॉडी आगे भागी जा रही है। जैसा कि मैंने भी आपको कहा बच्चों कि सीट जब बस चलती है तो बस उछलती भी है, और उछलने के साथ साथ वो पूरी की पूरी अप डाउन और कभी सर के नीचे तक गिर जाती है। इसी तरीक़ा से 8-10 मील चलने पर सारे भेदभाव मिट गए। अर्थात जब 8 और 10 किलोमीटर तक हम आगे आ गए तो पूरा बस, एक तो वो पूरा जंजर बस था बच्चों, तो जंजर बस में जब ज़्यादा दौड़ भाग या फिर होती है या फिर बस खूब चलती है, चलने के साथ साथ वो कूदती भी है, कहीं पे गड्ढे आते हैं, कहीं पे जैसा भी घुमावदार रास्ता होता है, तो सभी रास्तों से जब गुजर कर वो जाती है तो वो इतनी कूदी और इतनी भागी आगे कि आगे की जो समस्या थी वो भी सामने आ गई। भेदभाव का मिट जाने ने उसके और भी जो अस्थि पंजर थे वो भी सब बाहर आ गए। ये समझ में नहीं आता था कि हम सीट पर बैठे हैं या सीट हम पर। अर्थात सीट का उछल कर ऊपर टकरा जाना, कभी गिर जाना, कभी फिर उठाना, फिर सरकाना, ये क्रम चलता ही रहा। क्योंकि वो बस कैसी थी बच्चों, बस एकदम जर्जर और पुरानी हो चुकी थी, और इसी नाते से लेखक उस पर कटा व्यंग्य करते हुए अपनी तकलीफ़ों को भी और बस की भी जो दुर्दशा थी उसे वो व्यक्त कर रहा है। अब हम आगे देखते हैं। एकाएक बस रुक गई, अर्थात अचानक से बस रुक जाती है। मालूम हुआ कि पेट्रोल की टंकी में छेद हो गया है। ड्राइवर ने बाल्टी में पेट्रोल निकालकर उसे बगल में रखा। अर्थात चलते चलते जब बस रुक जाती है तो पता लगता है कि उसकी जो पेट्रोल की टंकी है उसमें छेद हो गया है बच्चों, और इस नाते से वो ड्राइवर क्या करता है, एक बाल्टी निकाल के पेट्रोल निकाल के बगल में रखने लगता है। तो बच्चों यहाँ पर पेट्रोल निकाल कर उसे बगल में रखा और नली डालकर
इंजन में भेजने लगा। अब मैं उम्मीद कर रहा था कि थोड़ी देर के बाद बस कंपनी का हिस्सेदार इंजन को निकालकर गोद में रख लेंगे और उसे नली से पेट्रोल पिलाएंगे, जैसे माँ बच्चे को मुंह में दूध की शीशी लगाती है। अर्थात बच्चों, अब यहाँ पर उस बस की जो, जैसे कि मैंने आपको कहा था कि बस को निर्जीव अवस्था में अगर देखा जाए तो एक निर्जीव अवस्था में वो बस क्या है? बस एक ऐसी वृद्धावस्था में है जिसे हर जगह से सहयोग की ज़रूरत है। तो यहाँ पर भी उसी चीज़ को दर्शाते हुए कि जब ड्राइवर ने बाल्टी में पेट्रोल निकाला और उसे बगल में रखा और उसके बाद उसमें एक नली डालकर इंजन में भेजने लगता है, तब उसी में से जो पांचों लोग थे, उसी में से लेखक कह रहा है कि उन्होंने सोचा, या उस व्यक्ति ने सोचा कि बहुत अब थोड़ी देर में बस कंपनी का हिस्सेदार, यानी जो उस बस कंपनी के हिस्सेदार थे, वो अब इंजन को निकाल कर गोद में रख लेंगे। गोद में निकालने का आशय ये था कि जैसे वो इंजन को खोलेंगे, निकालेंगे, बनाएंगे, उसके बाद आगे बढ़ा जाएगा। अर्थात इसी को वो क्या कर रहे हैं कि वो उनको निकाल कर गोद में रख लेंगे और उसे नली से पेट्रोल पिलाएंगे। अर्थात उसकी सब टंकी को साफ़ करके फिर उस नली में वो क्या, पेट्रोल डालेंगे। जैसे कि यहाँ पे उन्होंने उदाहरण भी प्रस्तुत किया है कि जैसे बच्चे के मुंह में दूध की शीशी लगाती है। अर्थात जैसे हम छोटे बच्चे नहीं होते, घर में जो छोटे बच्चे होते हैं उनको नेपल में, बोतल में डाल के दूध पिलाई जाती है, ठीक उसी प्रकार यहाँ पर वो बस कंपनी का हिस्सेदार जो है वो इंजन को पाइप के द्वारा पेट्रोल पिलाएगा। अर्थात ये पूरे पंक्ति में या पूरे गद्यांश में लेखक इसी चीज़ को दर्शा रहा है कि उसकी इतनी दयनीय दशा होने के साथ साथ अभी भी एक उम्मीद के साथ वो आगे चली जा रही है। और अवस्था व्यवस्था आप बच्चों देख ही रहे हो कि उसकी अवस्था कितनी ख़राब है, उसके बावजूद वो आगे बढ़ते जाता है। बस की रफ्तार अब 15-20 मील हो गई थी। मुझे लगा उसके लिए उसके किसी हिस्से पर भरोसा नहीं था। ब्रेक फेल हो सकता था, स्टीयरिंग टूट सकता था। प्रकृति के दृश्य बहुत लुभावने थे। दोनों तरफ हरे भरे पेड़ थे जिन पर पक्षी बैठे थे। मैं हर पेड़ को अपना दुश्मन समझ रहा था। जो भी पेड़ आता डर लगता कि इससे बस टकरा जाएगी। अर्थात यहाँ पर जब उसमें पेट्रोल डाल दिया जाता है तो बस की रफ्तार क्या होती है? बस की रफ्तार जहाँ हमने देखा कि 8-10 ही मीटर था, अब वो 15-20 मीटर, यानी उसकी गति की तीव्रता बढ़ चुकी थी। मुझे उसके किसी हिस्से पर भरोसा नहीं था। अर्थात जिस प्रकार से वो बस उछल रही थी और जिस प्रकार से उसकी अवस्था थी, वो सही किसी भी मायने में नहीं कही जा सकती। इसलिए नहीं कही जा सकती जिसकी सीट सही नहीं, जिसके कांच टूटे हुए और हर थोड़े देर में वो बस का रुक जाना, ख़राब हो जाना, मतलब उसकी अवस्था बहुत जर्जर हो चुकी थी। या अब यहाँ पर जो व्यक्ति बैठे हैं वो लोग भी अंदाज़ा लगा रहे हैं कि उसका ब्रेक फेल हो सकता है, स्टीयरिंग टूट भी सकती है। और आसपास में प्रकृति का वातावरण बड़ा ही सुंदर और लुभावना है। लुभावने का अर्थ होता है बच्चों की मन को मोहने वाला दृश्य। जैसे जब हम हरी भरी वादियाँ देखते हैं तो हमें मन एकदम शांत होता है, सुंदर लगता है। तो यहाँ पर उन दृश्यों का भी अवलोकन वो कर रहे हैं कि दोनों तरफ हरे भरे पेड़ थे जिन पर पक्षी भी बैठे हुए हैं। मैं हर पेड़ को अपना दुश्मन समझ रहा था, क्योंकि जब बस की ये दुर्दशा थी और एक तो उसकी गति भी बढ़ चुकी थी, तो इस नाते से डर भी लग रहा था कि कहीं ये किसी पेड़ से टकरा ना जाए। बस निकल जाती तो दूसरे पेड़ का इंतज़ार करता, यानी जिस स्पीड में बस चल रही थी उससे ये लगता अच्छा ये तो गया, लेकिन अब अगला पेड़ है, कहीं उससे ना टकरा जाए। मतलब मौत की जो आशंका थी वो यहाँ पर उनके मन में चल रही है। असमंजस की वो रेखाएं उभर कर उनके इन मन वचनों से हम ये कह सकते हैं कि उनके मन की आशंका अच्छी नहीं थी। झील देखती तो सोचता कि उसमें एक गोता लगा जाएंगी, यानी झील दिखती तो सोचता कि उसमें एक गोता लगा जाएंगे। अर्थात जिस प्रकार से
वो दूसरे पेड़ का इंतज़ार कर रहा है, उसी प्रकार से उसके मन में ये भी आशंका है कि अगर झील होती तो शायद उस झील में भी ये बस कूद कर उसमें से भी निकल कर ये बाहर आ जाती, क्योंकि इतनी जर्जर अवस्था में और इतनी तीव्र गति से वो जा रही थी। तो इस कारण से ये पहला पैराग्राफ आपका यहाँ पर क्लियर होता है बच्चों, और इसको ढंग से आप पढ़िए, ठीक है। अब बच्चों, एकाएक बस फिर रुकी। ड्राइवर ने तरह तरह की तरकीबें की, पर वह चली नहीं। सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू हो गया था। कंपनी के हिस्सेदार कह रहे थे, बस तो फर्स्ट क्लास है जी, यह तो इत्तेफाक की बात है। अर्थात बच्चों, यहाँ पर फिर बस रुक जाती है, और रुकने के बाद जो ड्राइवर होता है वो हर तरीके से उसकी तरकीब लगाता है कि वो बस शुरू हो जाए, परंतु वो शुरू नहीं होती। सविनय अवज्ञा आंदोलन से ये स्पष्ट होता है कि जैसा हमने शुरुआत के पैराग्राफ में जाना था कि यह गांधी जी के असहयोग और सविनय अवज्ञा आंदोलन के वक्त की अगर ये बस है, या इतनी पुरानी ये बस है, उस वक्त ये बस जवान रही होगी, बट आज ये बस क्या हो गई है, बूढ़ी हो गई है। तो उसी के लिए कि अब इस बूढ़ी और थकी को और किस तरीके से उसको चलाया जाएगा, इसकी जद्दोजहद में वो लोग लगे हैं। लेकिन बावजूद इसके कंपनी के जो हिस्सेदार थे वो यही कह रहे थे कि बस तो फर्स्ट क्लास है जी, ये तो इत्तेफाक की बात है। अर्थात उनके कहने का ये मतलब था कि मतलब बस तो बहुत ही बढ़िया है जी, ये तो बस इत्तेफाकन थोड़ी है कि जो बंद पड़ गई है, नहीं तो बस में कोई दिक्कत नहीं, एकदम फर्स्ट क्लास है। अर्थात अपनी उस जर्जर अवस्था को भी अभी भी वह जो बस के अधिकारी थे वो मानने को तैयार नहीं थे। वो अभी भी उसकी तारीफ़ ही कर रहे थे, और उसका जो भी घटनाएं घटती उसे इत्तेफाक का नाम दे रहे थे। इत्तेफाक का मतलब होता है बच्चों की जैसे संयोगवश अचानक ऐसी स्थिति आ गई, इसीलिए बस खराब हो गई होगी। फिर क्षीण चांदनी में वृक्षों की छाया के नीचे वह बस बड़ी दयनीय लग रही थी। लगता जैसे कोई वृद्धा थक कर बैठ गई हो। हमें ग्लानि हो रही थी कि बेचारी पर लद कर हम चले आ रहे हैं। अगर इसका प्राणांत हो गया तो इस बियाबान में हमें इसकी अंत्येष्टि करनी पड़ेगी। अर्थात अब रात हो गई थी बच्चों, और रात होने के नाते अंधेरी चांदनी रात में वृक्षों की छाया के नीचे उस बस को देखकर बहुत ही दया आ रही थी। मानो जान पड़ता कि कोई थका हुआ बूढ़ा व्यक्ति वहाँ पर थक कर नहीं बैठ जाता है। जैसे हम छाँव के नीचे जब खेत में हमारे बूढ़े बुजुर्ग या फिर हम अगर किसी भी कार्य में करें और थोड़े समय के लिए, जैसे हम रोड पर भी कभी बच्चों जाते हैं तो देखो राह चलते लोग जिसमें अगर बुजुर्ग कोई है तो कैसे थक के बैठा हुआ होता है, और पेड़ की छाँव के नीचे कैसे उसे आराम मिलता है। ठीक उसी प्रकार यहाँ पर भी लेखक उस बस की अवस्था को मानवीकरण करके उसे एक वृद्धा का रूप दे करके वो देखो कितनी थकी जान पड़ती है, उसे इसे देखकर बहुत थका मतलब बड़ी दया आ रही थी, और अपने से घृणा भी हो रही थी। मतलब अपने से इसलिए घृणा हो रही थी कि इस बेचारे की हालत ऐसी, और ऊपर से हम लोग भी इसके ऊपर लद कर आ रहे हैं। अगर इसी समय इसका प्राणांत हो गया, अर्थात अगर इसी समय इसकी मृत्यु हो जाती है। प्राणांत का मतलब होता है बच्चों की मृत्यु होना, मृत्यु के वो क्षण के बहुत करीब होना या उसकी ओर प्रस्थान करना। तो इस बियाबान में मतलब अंधेरी सुनसानी सड़क पर या सुनसानी रात में हमें इसकी अंत्येष्टि करनी पड़ेगी। अंत्येष्टि का मतलब होता है कि अंतिम क्रिया। जैसे जब कोई मर जाता है तो हम उसे कैसे लकड़ियों में रख कर फिर शमशान घाट ले जाते हैं, फिर उसे जलाते हैं, फूंकते हैं, उस क्रिया को हम अंत्येष्टि क्रिया कहते हैं। ठीक उसी प्रकार यहाँ पर भी लेखक बस की दशा को देखकर कुछ इसी प्रकार की कल्पनाएं सजो रहा है और हमें बता भी रहा है। तो बस की दशा को देखते हुए यहाँ पर लेखक इन सारी बातों का सोच रहा है और अपनी मनोदशा को हमारे सामने व्यक्त कर रहा है। बच्चों, अगले पृष्ठ पर हिस्सेदार साहब ने इंजन खोला
और कुछ सुधारा, बस आगे चली। उसकी चाल और कम हो गई थी। धीरे धीरे वृद्धा की आंखों की ज्योति अब जाने लगी। अर्थात हिस्सेदार ने इंजन को खोल ही दिया और उसको कुछ सुधारा, यानी उसे कुछ बना भी लिया। इसके बाद बस फिर चलने लगी, लेकिन इस बार उसकी चलने की गति क्या हो गई थी बच्चों? कम हो गई थी। धीरे धीरे वृद्धा की आंखों की ज्योति जाने लगी। अर्थात धीरे धीरे उसकी जो ट्यूबलाइट थी, जो आगे बस में बल्ब लगे होते हैं ना बच्चों, लाइट, वो अब धीरे धीरे हल्की रोशनी दे रही थी। चांदनी में रास्ता टटोल कर वह रेंग रही थी। आगे या पीछे से कोई गाड़ी आती जाती दिखती तो वो एकदम किनारे खड़ी हो जाती और कहती, निकल जाओ बेटी, अब अपनी तो वह उम्र ही नहीं रही। अर्थात बच्चों यहाँ पर अब लेखक ने फिर मानवीकरण करते हुए ये दर्शाने की कोशिश की है कि अब चांदनी रात में, यानी अंधेरी रात में, अब वो बस क्या कर रही थी? धीरे धीरे किसी तरह से रेंग रही थी। रेंगना मतलब यानी धीरे धीरे सरकना। आगे या पीछे से अगर उसको कोई गाड़ी दिख जाती थी तो वो एकाएक एक किनारे खड़ी हो जाती है। अर्थात यहाँ पे कहने का आशय ये है कि एकाएक किनारे खड़े होकर ये जताना या ये कहती कि निकल जाओ बेटी, अभी तो वह उम्र ही नहीं रही। अर्थात यहाँ पर जैसे एक वृद्ध कोई पुरुष चल रहा है, ये एग्जाम्पल, एक उदाहरण दे रही हूँ मैं आपको। अगर कोई उदाहरण के तौर पे कोई बुज़ुर्ग आदमी आगे चल रहा है, अब हम भी अगर कभी रास्ते में आगे चलते हैं, अगर कोई बुज़ुर्ग आदमी, तो उसकी गति हमेशा धीमी ही होती है चलने की, तो हम क्या करते हैं कि किसी तरह से जल्दी आगे निकल जाते हैं। और वो जब हम पीछे मुड़ के अगर देख भी लें तो हम देखते हैं कि वो धीरे धीरे ही आ रहा है, उनकी गति में कोई सुधार नहीं होता। ठीक उसी प्रकार यहाँ पर भी लेखक यही दर्शा रहा है कि यहाँ पर बस जो है वो जब किसी रोशनी को देखती है तो उसे ये लगता है कि हाँ कोई गाड़ी आ रही है, तो तुरंत के तुरंत वो एक किनारे खड़ी हो जाती है और कहती है भैया तुम ही निकल जाओ, क्योंकि मेरी तो उम्र वो रही नहीं कि मैं आगे जा सकूं। एक पुलिया के ऊपर पहुंचते ही थे कि एक टायर फिस करके बैठ गया। वो बहुत ज़ोर से हिलकर थम गई। अर्थात अभी हम एक पुलिया के पास पहुंचे ही थे कि एक टायर का फिस होना, यानी बच्चों पंचर होना, हवा निकल जाती ना टायर की, उसी प्रकार से। और ये फिस होकर क्या हुआ, वो ज़ोर से हिली और हिलकर फिर रुक जाती है। अगर स्पीड में होती तो उछल कर नाले में गिर जाती। अगर यही गति उसकी 14 से 15 किमी के हिसाब से होती, जैसा कि हमने बीच में देखा था कि उसकी गति जब इंजन का छेद भर दिया जाता है तो बढ़ गई थी ना, अगर उसके हिसाब से सोचा जाए कि इसकी गति होती तो क्या होता, हम सभी के सभी नाले में जाके गिर गए होते। मैंने उस कंपनी के हिस्सेदार की तरफ पहली बार बड़ी श्रद्धा से देखा, और पहली बार यहाँ पे लेखक ने उस बस कंपनी के हिस्सेदार को बड़ी श्रद्धा यानी बड़ी आस्था के साथ देखा कि कितने संकट या कितनी भी तकलीफ आई, इन्होंने उसका साथ नहीं छोड़ा। यह देखकर मुझे उनके ऊपर श्रद्धा यानी कि दया आई। वह टायरों की हालत जानते हैं, फिर भी जान हथेली पर लेकर इन बस से सफ़र कर रहे थे। अर्थात वो किसी अनभिज्ञता में नहीं थे, उन्हें बस की हालत और उसकी अंदाज़ा बहुत पहले से था, लेकिन इसके बावजूद भी वो इस बस को लेकर इसमें सफ़र वो कर रहे थे। अब बच्चों हम आगे देखेंगे। उत्सर्ग की ऐसी भावना दुर्लभ है। सोचा इस आदमी के साहस और बलिदान भावना का सही उपयोग नहीं हो रहा। इसे तो किसी क्रांतिकारी आंदोलन का नेता होना चाहिए। अगर बस नाले में गिर पड़ती और हम सब मर जाते तो देवता बाहें पसारे उसका इंतज़ार करते और कहते वह महान आदमी आ रहा है जिसने एक टायर के लिए प्राण दे दिए, मर गया पर टायर नहीं बदला। अर्थात बच्चों यहाँ पर लेखक ये कह रहा है कि उत्सर्ग की ऐसी भावना, उत्सर्ग का अर्थ होता है बच्चों
कि बंधन से मुक्त करने की क्रिया, यानी वो अपने बंधन से उसे छोड़ना नहीं चाहता और ऐसी दुर्लभ चीज़ें देखना या ऐसा दुर्लभ चीज़ हमें देखने को बहुत कम ही मिलता है। सोचा इस आदमी के साहस और बलिदान भावना का सही उपयोग नहीं हो रहा है। यहाँ पर भी लेखक ये कह रहा है कि ये जो व्यक्ति है इसके साहस और बलिदान के लिए ये जिस भावना का उपयोग कर रहा है या इसे तो किसी क्रांतिकारी आंदोलन में होना चाहिए था, क्योंकि इसके भावनाओं का यहाँ पर सही उपयोग नहीं हो पा रहा है। अगर बस नाले में गिर जाती और हम सब मर जाते तो देवता भी इनकी आव भगत के लिए बाहें पसार कर इनका इंतज़ार करते और कहते कि वह महान आदमी आ रहा है जिसने एक टायर के लिए प्राण दे दिए, मर गया परंतु टायर को नहीं बदला। तो यहाँ पर भी व्यक्ति जो लेखक है बच्चों ना, वो व्यंग्य के साथ कटाक्ष और एक वास्तविकता हर चीज़ों को समाहित करके और उसके साथ अपनी भाषा की गति और उसकी विडंबना को वो दर्शा रहे हैं। यानी कि दूसरा घिरा टायर लगाकर बस फिर चल पड़ी, यानी कि उन्हें पहले से पता है कि जो दूसरा टायर भी लगता है वो भी ऑलरेडी या पहले से वो घिस चुका है, उसमें भी जान नहीं बची है, लेकिन वो लगाने के बाद भी फिर से क्या होता है, बस चल पड़ती है। अब हमने वक्त पर पन्ना पहुंचने की उम्मीद छोड़ दी थी। पन्ना कभी भी पहुंचने की उम्मीद अब हमने छोड़ दी थी, अर्थात अब बस में जो बैठे मेरे 5 मित्र थे, अब हमने पन्ना पहुंचने की जो चाह थी ना, वो जो उम्मीद पहुंचने की उम्मीद इसलिए छोड़ दी थी कि पन्ना क्या कभी भी कहीं भी पहुंचने की उम्मीद छोड़ दी थी। अर्थात तो अब उन्हें ये भी उम्मीद हो गई थी कि अब हम शायद पहुंचे ही नहीं। लगता था कि ज़िंदगी इस बस में गुजारनी है और इससे सीधे उस लोक को प्रयाण करते जाना है। अर्थात अब उन लोगों ने जिंदा रहने के लिए भी उम्मीद छोड़ चुके थे। अब शायद बस हमारी ज़िंदगी इसी बस में गुजर जाए या इसी बस में बैठे बैठे हम उस लोक को प्राप्त हों जिस लोक से जाने के बाद किसी को और कहीं आने या जाने की चाह नहीं होती। इस पृथ्वी पर उसकी कोई मंजिल नहीं है, यानी कि इस पृथ्वी पर अब उसकी और कोई मंजिल दिखाई नहीं पड़ती। हमारी बेताबी तनाव अब ख़त्म हो चुके थे, मतलब अब हमें और किसी चीज़ की चाह बच्चों नहीं रह गई थी। अब हमें जो थी डगर वो साफ साफ दिखाई दे रही थी। हम बड़े इत्मीनान से घर की तरफ बैठ गए, यानी अब हम घर की तरफ के लिए आराम से बैठ गए थे कि अब जो होगा उसके लिए हम तैयार हैं। चिंता जाती रही और हंसी मजाक चालू हो गया, अर्थात हमने अपनी सारी चिंताओं को समाप्त कर और आपस में बातचीत करना या हंसी मजाक करना चालू कर दिया था। तो ये हमारा लेसन कंप्लीट होता है बच्चों, और जिसके लेखक मैंने फिर भी बताया था कि हरिशंकर परसाई जी हैं। तो आप लोगों को इसे ढंग से पढ़ लेना है। एक्सरसाइज मैं आपको नेक्स्ट टाइम में करवा दूँगी। तो आज के लिए इतना ही है बच्चों, अच्छे से रीड कीजिएगा और अपना ख्याल रखिएगा। गुड डे बच्चों।